Is my voice and video clear? सभी को वॉइस और वीडियो क्लियर है? यस सर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, अपना जो सेक्शन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। So the first section will be with respect to IR. The first question is how to write an answer for IR. IR का आंसर हम कैसे लिखेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो एक बात तो हम सबको पहले से पता होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये सब हम सबको पता है ना। नाउ IR का क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन होता है बेटा, आप चाहो तो दो तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करा सकते। पहला, विथ रेस्पेक्ट टू रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, पहला अरे वो डेली ट्वीट करते रहता है यार, अब धीरे धीरे उसकी महत्ता कम हो जाएगी उनके ट्वीट की। ठीक है, सारे ट्वीट्स हैं पास में पड़े हुए, आज सबको रात में इकट्ठे देखता हूँ। ठीक है, दिन भर ट्वीट देखेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब आप लोगों को, ये बताओ। है ना, तो रात में देखेंगे और फिर वन पर क्वालिफाई करने को बोला है। देख लेंगे एक बार, हम एक बार देख लेंगे अच्छे से डिटेल में, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। 1% ऑफ द स्टूडेंट्स वुड क्वालिफाई। क्या जी में 1% क्वालिफाई करेंगे पीटी में? वन परसेंट किसका? सीट का 1%। 1% किसका? यही दिक्कत है, 1% किसका? 1% टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड, 1% टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड। आखिर 1% किसका? पीटी अपीयर्ड। अच्छा बात है ना बेटा, 2 लाख लोग पीटी में अपीयर हुए हैं, 1% अगर आप इसका निकालो तो कितना आएगा? 20,000, सॉरी 2,000। ठीक है, 1% का कितना आएगा? 2,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 261 का भी 10 गुना करते तो कितना आता? 261 का 10 टाइम्स, अगर 10 से 12 गुना ही मनाते हैं ना शायद। हाँ, 10 गुना बुलाते हैं शायद वो। तो अगर 200 सीटें हैं, सीट भी तो कम है ना, तो सीट अगर कम है तो उसका भी 10 गुना करोगे तो रफली दोनों बराबर ही आएगा। ठीक है, तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। और बोलो, और क्या कष्ट है? बाकी मैं एक बार देख लूंगा, एक बार मैं उसको देख लूंगा, उसके बाद और क्लैरिफाई करूंगा। और क्या बोला उन्होंने? कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय टॉपर। तो जो टॉप करेगा वही कट ऑफ होगा। अरे जो टॉप कर गया कट ऑफ हो गया, मतलब खाली एक लोग को कट ऑफ मिलेगा। हाँ, टॉप तो कोई एक ही करेगा ना, टॉप तो कोई एक ही करेगा। ये बताओ, एक ही पर्सन को मिलेगा कट ऑफ। मेरे हिसाब से जो कहना चाह रहे होंगे, अगर आप लोग जो पढ़े हो कि कट ऑफ टॉपर के हिसाब से, सुनो सुनो, कट ऑफ टॉपर के हिसाब से डिसाइड होगा, तो मतलब आप समझ रहे हो? सुनो इस पूरी बात, अगर टॉपर को 100 नंबर आया 150 में, ठीक है, तो दिस 100 वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? 100%। ठीक है, और बाकी जो इस 100% का रिलेटिव स्कोर होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम क्या बुलाते हैं? परसेंटाइल। कैट में सुना है ना परसेंटाइल? परसेंटाइल कैसे डिसाइड होता है? क्या उसमें टॉपर को पूरा मार्क्स आता है 100% वाले को? कैट का 100 परसेंटाइल का क्या मतलब है बेटा? टॉपर को पूरा मार्क्स आता है? नहीं, जो टॉपर को मार्क्स आया उसके रिलेटिव में बाकी, तो 1% परसेंटाइल उन्होंने बोला होगा, अगर बोला होगा।
देखो एक चीज तो है, अगर आप मेरी पर्टिकुलर अगर राय लोगे तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप हर दिन बैठकर सिलेबस चेंज कर रहे हो, हर दिन बैठकर पैटर्न ही चेंज कर रहे हो, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? इससे बढ़िया एग्जाम मत लो, है कि नहीं। बच्चे इसी ध्यान में रहेंगे कि कैसे सिलेक्शन होना है नहीं होना है, बच्चे यही दिमाग लगाते रहे। फिर कभी बोल रहे हो 1%, कभी बोल रहे हो ये चेंज कर दे। करो, चेंज करो, लेकिन बच्चों को टाइम दो भाई। ऐसे थोड़ी होता है हर दिन अलग अलग। आज ये है, कल वो है, परसों जो मन में आए ऐसे कर दें। यही इसी कारण से ना बदनामी होती है इनकी। पेपर लीक तो बचा नहीं सकते, करेंगे यही दिमाग खराब, है कि नहीं। बट मैं एक बार देख लूंगा, मैं एक बार देख लूंगा फिर मैं कंफर्म कर दूंगा आपको, ठीक है। मैं एक बार देख लूंगा फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहिए यार। वहां पता चला आप नहीं नहीं इतना शॉर्ट टाइम पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। आप करो ना 69th में, आपको जो करना है आप करो। आप अभी से बता दो बच्चों को। आप एग्जाम देने के बाद रूल्स चेंज कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग, है ना। आप रेस में दौड़ गए और उसके बाद आप रूल चेंज कर रहे हो कि नहीं हम रेस में इतने ही बच्चों को लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। दिस इज रॉन्ग। ये तो मतलब इस पर तो केस होना चाहिए, पर्टिकुलरली इस पर केस होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्म भी पार्ट है ना हमारे फंडामेंटल राइट का। कि आप पहले कुछ और बोल रहे हो, अभी कुछ और बोल रहे हो, कैसे चेंज कर दोगे आप? लिखा है ना उसमें 10 to 12 टाइम्स को कॉल करेंगे, है कि नहीं। चलो ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा, देन आई विल कंफर्म। ओके, एक बार मैं देख लूंगा, देन आई विल कंफर्म। पढ़ लो, चलो मैं एक बार देख लूंगा, देन आई विल कंफर्म। अभी पढ़ाई कर लेते हैं, ओके। तो हाउ टू राइट एन आंसर फॉर आईआर। तो आईआर को जब हम आंसर लिखते हैं तो बेसिकली दो चीज दिमाग में रखते हैं। या तो हम रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में उसका आंसर लिखते हैं, जैसे मान लो आ गया G20। तो G20 को आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि G20 का रीसेंट जो प्रेसिडेंटशिप है वो किसके पास आया है? इंडिया के पास आया है। तो ये अपने आप में सिग्निफिकेंस बताता है कि इंडिया को कितना बड़ा रोल प्ले करने के लिए दिया है एट वर्ल्ड स्टेज। इस तरीके से आप इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। रीसेंट कंटेक्स्ट का मतलब क्लियर है सभी को? हाउ टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक थ्रू रीसेंट कंटेक्स्ट, वेरी गुड। बहुत अच्छा रहता है इस तरीके से एक्सप्लेन करने का, बिकॉज आप एग्जामिनर को बताते हो कि हम पढ़कर आए हैं, हमें पता है इसका आंसर, ठीक है। तो पहली लाइन में एग्जामिनर को पता होता है कि आप ये पढ़कर आए हैं, क्योंकि आप रीसेंट कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, तो और क्वेश्चन भी उसी रीसेंट कंटेक्स्ट में फ्रेम किया जाता है। रीसेंट कंटेक्स्ट इज क्लियर टू एवरीवन? रीसेंट कंटेक्स्ट सबको क्लियर है? दूसरा जो इंट्रोडक्शन होता है, इट इज विद रेस्पेक्ट टू हिस्ट्री। तो कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है वो इंट्रोड्यूस इस तरीके से कर दे G20 कि G20 का जो ग्रुपिंग है वो अस्तित्व में 1997 के टाइम पर आया, आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अभी G20 पढ़ नहीं रहे, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू एवरीवन? You write introduction with respect to IR in two different ways. You introduce in recent context or you write with respect to history. Okay? दोनों में से कोई एक तो आएगा ही रहेगा, बिना उसके सवाल ही नहीं बनता IR का, है ना। बिना उसके वो पूछेंगे भी नहीं। नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी। बॉडी को जब आप लिखोगे तो यू नीड टू ब्रेक द क्वेश्चंस। ब्रेक द क्वेश्चंस का मतलब क्या आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकिंग द क्वेश्चंस? ब्रेकिंग द क्वेश्चंस का मतलब ये है कि लास्ट टाइम अगर आपने मेंस देखा होगा या मेंस का क्वेश्चन देखा होगा, तो एक क्वाड का क्वेश्चन था या नहीं था? क्वाड के बारे में उन्होंने क्या क्या पूछा था? ओरिजिन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, है कि नहीं, फलाना ढिमका, और साथ में 4-5 चीजें। और लास्ट में पूछा था इंडियाज रेस्पॉन्स। याद है आपको ये चीज, हाँ कि ना? हाँ, एक ये भी पूछा था ग्रुपिंग्स, मेंबरशिप। था या नहीं था? आप सभी ने क्वेश्चन तो देखा ना बेटा, कि कोई ऐसा भी है क्वेश्चन नहीं देखा? आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो इसलिए मैं
अज्यूम कर रहा हूं कि आपने क्वेश्चन देखा होगा कम से कम पिछले साल वाला। नाउ क्या करते हम, क्वेश्चन को ब्रेक करते, क्वेश्चन को क्या करते, ब्रेक करते और शुरू यहीं से करते, जो पहला पार्ट होता है ओरिजिन, और फिर ओरिजिन के अंदर 2-3 लाइन लिखते हैं आराम से, ठीक। उसके बाद हम क्या करते, लिखते एम्स, और एम के अंदर जो भी था वो लिखते, फिर मेंबरशिप, ठीक है। मेंबरशिप के अंदर वही 3-4, जो मेंबरशिप में तो मेंबरशिप ही लिखोगे और क्या लिखोगे, ठीक है। 4 वर्ड्स लिखते, 4 कंट्रीज के नाम लिखते और खुश हो जाते। फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि ओरिजिन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स जो भी है या जो भी पूछा हो यार, मेंबरशिप, ये हो जाता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिर थोड़ा सा हम गैप देते और फिर लिखते यहां पर इंडियाज रेस्पॉन्स, या फिर इंडियाज कमिटमेंट, या फिर इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू क्वाड, जो भी क्वेश्चन पूछा था सेकंड वाला पार्ट, और फिर उसके नीचे जो भी कहानी है वो। इसके साथ साथ हम और क्या करते, अंडरलाइन, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम उसको अंडरलाइन करते। जैसे मेंबरशिप में 4 कंट्रीज थे तो चारों कंट्रीज के नाम को अंडरलाइन करेंगे। क्लियर है ये चीज सभी को? लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम वी गिव व्हाट, अपना विजडम बताते हैं जिसका फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो। जैसे इंडिया क्वाड में पार्टिसिपेट करके इट कैन ब्रिज, इट कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, इस तरीके से लिख सकते हो कंक्लूजन। इट कैन एक्ट अ ब्रिज बिटवीन चाइना एंड यूएस, चाइना एंड वेस्टर्न कंट्रीज, रशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज। तो इस तरीके से एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस वाला हम क्या करते हैं, कंक्लूजन यहां पर लिखते हैं। अब आपकी बारी, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया हो कि आईआर का आंसर कैसे लिखते हैं। बाकी सर कंटेंट में क्या आएगा, इंट्रो में क्या आएगा, जब कंटेंट पढ़ेंगे तब तो लिखेंगे। बाकी क्या लिखेंगे इंट्रो में, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या ये क्लियर है? हर टॉपिक को आंसर लिखने का तरीका अलग होता है बेटा, आईआर का ये तरीका है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी नहीं समझ में आया, बताओ हाँ या ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी को समझ में आ गया, आगे चलें? यस सर। एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए। आईआर के क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चंस को फॉर दैट रीजन, 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये लिखना नहीं होता कॉपी में, ठीक है। हे भगवान, कोई ऐसा भी बच्चा है क्या जैसे अपना पेपर मिला तो यहां पर लिख दिया इंट्रोडक्शन? नहीं नहीं, ये सब नहीं लिखना होता। फिर बॉडी, बॉडी के अंदर नीचे, ये सब लिखना नहीं होता। ये बाय अंडरस्टूड होता है कि पहला पैराग्राफ आप लिखे हो तो इंट्रोडक्शन लिखे हो, ठीक है। ये लिखना नहीं होता, कंक्लूजन नहीं लिखना होता, ठीक है। आप कंक्लूजन की जगह पर वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, बट नहीं लिखना होता कंक्लूजन, पहली चीज। सर अगर लिख दिया तो क्या, कोई दिक्कत नहीं, बट नहीं लिखना होता, ठीक है। बाय अंडरस्टूड है, पहला पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन एंड लास्ट पैराग्राफ इज कंक्लूजन। ना, इंट्रोडक्शन ऑफ आईआर, किसी ने पूछा रिपीट कर देने के लिए, 2 तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। एक, जैसे मान लो G20 है तो रीसेंट कंटेक्स्ट G20 का लिखेंगे, इंडिया को अभी G20 का प्रेसिडेंटशिप मिला है और इंडिया के इस पर फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पहला तरीके से डिफाइन। दूसरा तरीके से इंट्रो को कैसे लिखा जा सकता है, मान लो G20 ही टॉपिक है कि G20 जो है 1997 में बना था आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, तो हिस्ट्री के बेसिस पर हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पहली चीज विद रिस्पेक्ट टू इंट्रो। व्हेन इट कम्स टू बॉडी, यू नीड टू ब्रेक द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को तोड़ना होगा पार्टों में। जैसे कि क्वाड का एक क्वेश्चन आया था, वहां पूछा था आपसे, डिस्कस द ओरिजिन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेंबरशिप ऑफ द क्वाड एंड आल्सो डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन इट, ठीक है। तो आपको इसको तोड़ना होगा, ओरिजिन में 4 लाइन, एम्स में 4 लाइन, मेंबरशिप में 4 वर्ड, फिर ऑब्जेक्टिव्स में कुछ और है तो वो 4 वर्ड्स, उसके बाद इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है उसके लिए 5-6 लाइन। तो ऐसा करके लिखोगे तभी 4 पेज लिख पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे। क्लियर है ये चीज? एंड व्हेन इट कम्स टू कंक्लूजन, तो कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए दैट हैज फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस।
फार रीचिंग मतलब हमारे केस में जैसे मान लो क्वाड है तो हम क्या लिखेंगे, इंडिया क्वाड में रहकर रशिया और यूएस के बीच में ब्रिज की तरह एक्ट कर सकता है, पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है, और इंडिया कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। इस तरीके से हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं इन कंक्लूजन। कंक्लूजन should always end on positive note। कंक्लूजन में नया कोई भी टॉपिक नहीं आना चाहिए और नेगेटिव मत ऐड करना, अरे बहुत खराब है क्वाड, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज नहीं करने का कंक्लूजन। ठीक है, हाँ हाँ ये सब लिख सकते हो, विल एनहांस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडिया को और मदद मिलेगा, ठीक है, दोनों सेक्शन से बेनिफिट होगा, ये सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट नया टॉपिक नहीं इंट्रोड्यूस करना है कंक्लूजन में, और इट शुड एंड ऑन पॉजिटिव नोट, नेगेटिव नहीं कि बहुत खराब हो जाएगा, इंडिया के ऊपर रशिया अटैक कर देगा, ये सब नहीं। आई होप सबको क्लियर होगा हाउ टू राइट एन आंसर फॉर IR। इसी को दिमाग में सेट करेंगे अगले 7 दिन में कि ऐसे ही आंसर लिखना है, यहां लिखोगे तभी एग्जाम में लिखोगे, ठीक है, यहां लिखोगे टेस्ट सीरीज में लिखोगे फिर एग्जाम में लिखोगे, नहीं लिख कर जाओगे तो ये सेट कभी नहीं होगा आपके दिमाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर दिस कोर्स इज सॉफ्ट पावर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट पावर? सॉफ्ट पावर का बेटा ये मतलब हो गया कि हैव यू हर्ड दिस टर्म ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह का नाम सुना है? सत्याग्रह सुना है वर्ड? बिल्कुल सभी ने सुना होगा, ठीक है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी? उनके माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में सत्याग्रह का एग्जैक्ट मीनिंग क्या दिया गया है? इंसिस्टेंस अपॉन ट्रुथ एक आंसर आया मेरे पास, और जब आप लिखते हो इंसिस्टेंस अपॉन ट्रुथ तो आई फील दैट कि इंसिस्टेंस अपॉन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस दोनों है ना, आपके दिमाग में यही चल रहा है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। किसी के दिमाग में इससे ज्यादा कुछ और चल रहा हो? आई एम जस्ट आस्किंग यू, सत्याग्रह का क्या मतलब? पीसफुल मीन्स, फोकस ऑन मीन्स, वो तो गांधी जी का तरीका था। मीन्स लीड्स टू एन एंड, एंड रिजल्ट शुड नॉट डिसाइड व्हाट शुड बी योर मीन्स, ठीक है। और देखो सत्याग्रह का जो बेसिक मतलब होता है बेटा, दैट इज सर्चिंग ऑन टू ट्रुथ, और 3 चीजें होती हैं सत्याग्रह में। एक तो होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ जो आपने बोला, दूसरा जो होता है, अब क्यों सत्याग्रह पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री तो है नहीं, बट आई वांट टू रिलेट दिस थिंग्स, ओके, रिलेट करके नहीं लिखेंगे तो ऐसे कैसे लिखेंगे? होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ मींस क्या होना चाहिए हमारा? नॉन वायलेंट, मींस हमारा क्या होना चाहिए? नॉन वायलेंट। और तीसरा जो हम जो हम ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो हम काम कर रहे हैं उस केस में हम क्या करेंगे? वी विल हेट द एविल, नॉट द एविल डूअर। इसका मतलब क्या है? ब्रिटिश को परसुएड करना है, ब्रिटिश को फोर्स नहीं करना है कि आप मुझे छोड़कर चले जाओ, ठीक है। ब्रिटिश को परसुएड करना है कि देखो आप जो मेरे ऊपर ये सब काम कर रहे हो ना, दैट इज रॉन्ग, इस चीज को समझो और हमें आजादी दो, ये नहीं कि हम आपको गोली मार देंगे, ठीक है। तो वी नीड टू हेट द एविल नॉट द एविल डूअर। ब्रिटिशर्स एज अ पर्सन को हेट नहीं करना है, ब्रिटिश जो एक्ट कर रही है वी नीड टू हेट दैट, हेट द एविल, एविल वॉकिंग। तो परसुएशन, ठीक है। तो moral of the story is what? This satyagraha talks about what? Persuasion. And similarly in soft power we use what? This persuasion. और इसी persuasion को क्या बुलाया जाता है? नॉन कोरेसिव मीन्स, मतलब डरा धमका के काम नहीं करवाना है, परसुएड करना है लोगों को कि आप मेरी पॉलिसीज के अवगत हो, देखिए इसके बेनिफिट्स और आप भी इसको फॉलो कीजिए, आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। दिस इज व्हाट योर सॉफ्ट पावर मींस।
समझ में आया बेटा? परसुएशन सभी को समझ में आया? सॉफ्ट पावर में दिस इज द की वर्ड ओवर हियर, परसुएशन। तो सर सॉफ्ट पावर अगर आपने बोल दिया तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर? तो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के बीच में दो तीन चीजों का देखना होता है। वो क्या? हार्ड पावर में आप क्या यूज करते हो? मिलिट्री माइट, मतलब कोई आपकी बात अगर नहीं मान रहा है तो उस पर अटैक कर दिया। दूसरा, इकोनॉमिक प्रेशर, मतलब आपने किसी को आज के डेट में उनको जरूरत है तो लोन तो दे रहे हो बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है? लोन तो दे रहे हो आप बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो इकोनॉमिक प्रेशर आप दे रहे हो दूसरे कंट्री को कि मेरे से पैसा ले लो आज के डेट में, ठीक है? मेरे से पैसा ले लो आज के डेट में, और जब आप लौटाओगे तो मेरे को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दोगे। तो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक प्रेशर, कि आपको जरूरत है और मैं आपको पैसा तो दे रहा हूं बट एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? तो इट इज व्हाट यू आर फोर्सिंग द अदर कंट्री टू fall in line with you, forcing the other country to fall in line with you. So this is the meaning of what hard power, and it is different from soft power in these two manner, ठीक है? तो आप क्या देखोगे, हार्ड पावर जो है ये शॉर्ट टर्म में तो आपको हेल्प करता है बट इन लॉन्ग टर्म यू लूज आउट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो चाइना यूज्ड टू गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ लोन टू अफ्रीकन कंट्रीज। उस समय तो अफ्रीकन, आज से मतलब 15 साल 10 साल 15 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय तो डेवलपिंग कंट्रीज को आराम से, सॉरी जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनको आराम से ये लोन मिला, ठीक है ना? धीरे धीरे क्या हुआ कि ये अफ्रीकन कंट्रीज लोन चुकाने में क्या हुए, असमर्थ हुए, और जब लोन नहीं चुका पाए तो फिर चाइना क्या बोलता है, चलो ठीक है हम ऐसा करते हैं कि आपके आदमी से काम नहीं करवाते हैं, वहां के लोगों से काम नहीं करवाते हैं, हम अपने लोग को भी लेकर वहां जाते हैं, चाइना का ही लोग अफ्रीका में जाकर काम करेंगे। तो क्या ये लोग अफ्रीकन कंट्रीज को पसंद आएगा? नहीं। ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दे वर अनेबल टू पे द लोन्स बैक। ओके, तो ये एक एग्जांपल मैं बस खाली आपको दे रहा हूं। तो शॉर्ट टर्म में क्या हुआ? शॉर्ट टर्म में तो उस कंट्री का फायदा हो गया, शॉर्ट टर्म में अफ्रीकन कंट्रीज का फायदा, बट लॉन्ग टर्म में क्या हुआ? दे हैव टू फेस ऑल दीज डिफिकल्टीज। बाहर अब मना तो कर नहीं सकता बिकॉज उसको उधार चुकाना है कि नहीं? तो आप क्या देखते हो कि, और साथ में चाइना के एंगल से देखो, चाइना के एंगल से अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म में उसका गेन हुआ, उसने पैसा दिया वहां पर, ठीक है, और एक्सपेक्ट किया कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस वहां पर जो प्रोजेक्ट्स हुए उससे वो मुनाफा कमाएगा। बट लॉन्ग रन में क्या होगा? इलविल डेवलप होगा चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में, और इट विल नॉट हेल्प चाइना इन द लॉन्ग रन। तो दोनों ही कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन नहीं होता है इन लॉन्ग रन फॉर हार्ड पावर, बट व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट पावर इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज। क्लियर है ये चीज सभी को? सर ये क्वेश्चन कहां आ सकता है? ये जो पहला क्वेश्चन है ना कंपलसरी वाला, देखे हो ना? पहला क्वेश्चन है जो कंपलसरी वाला, जिसमें लिखा हुआ है पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चंस में इस तरीके का क्वेश्चंस आपको उठाकर डाल दे, ठीक है, कि भाई बताओ ये क्या है, सॉफ्ट पावर हार्ड पावर, डिफरेंशिएट वगैरह करो, एग्जांपल्स वगैरह दो, ठीक है? नेक्स्ट, देखो अब अगर किसी चीज को आप अपील करते हो तो अपील जब आपने किया तो इट शुड अट्रैक्ट द अदर्स, दैट्स व्हाई दैट वर्ड अट्रैक्शन इज यूज्ड। ओके, अपील क्या है कि आप मेरे कंट्री को आओ, आप मेरा पैसा लो, ठीक है, यू आर अपीलिंग, तो वो पैसा अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए ना, दैट्स व्हाई दैट वर्ड अट्रैक्शन इज यूज्ड। क्लियर है विवेक, आपने जो पूछा डाउट? नेक्स्ट सेक्शन इज कि इंडिया जो है अपने सॉफ्ट पावर को किस तरीके से प्रमोट कर रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज वी विल बी यूजिंग दिस पार्ट एज एन एग्जाम्पल। इस पार्ट को हम कहां यूज करेंगे? एग्जाम्पल की तरह यूज करेंगे। तो अगर आप देखो, इंडिया इज यूजिंग इट्स सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी फॉर promoting its culture,
और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जैसे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम ETC। उसके अलावा आप क्या देखोगे, there are various programs in which they influence the diaspora। diaspora क्या होता है बेटा? who are diaspora? बेसिक लैंग्वेज में अगर हम देखें, हम PSIR का ऑप्शनल नहीं लिख रहे, बेसिक लैंग्वेज में अगर हम डायस्पोरा का देखें तो डायस्पोरा वैसे लोग हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे, इंडियन ओरिजिन के लोग जो रहे, वो जो बाहर रह रहे, दे आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट? डायस्पोरा। ठीक है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, शॉर्ट में हम क्या दिमाग में रख सकते हैं? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के साथ अगर हमारा कॉन्टैक्ट होगा तो बेसिकली इससे इंडिया को क्या फायदा होगा? डू यू एवरीवन रिमेंबर्स द बीबीसी इंसिडेंट? बीबीसी का जो अभी डॉक्यूमेंट्री वाला जो इंसिडेंट चल रहा है, सभी को पता है क्या हुआ था? बीबीसी ने जब डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में, तो देयर वर मेनी इंडियंस हु वर रेसिडिंग इन ब्रिटेन, मेनी इंडियंस और मेनी पीपल हु इंडियन ओरिजिन हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस डॉक्यूमेंट्री। तो वहां पर रहकर वहां की सरकार के ऊपर भी ये लोग क्या कर सकते हैं? प्रेशर बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है डायस्पोरा। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हम डायस्पोरा के थ्रू क्या कर सकते हैं? भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया। तो डायस्पोरा को क्या करना है? और एंगेज करना है। ठीक है, और उनका जो इंडिया के प्रति प्रेम भाव है उसे क्या करना है? जगाना है। तो उसके लिए काफी सारे प्रोग्राम्स हम चलाते हैं। नो इंडिया प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ दैट। थर्ड थिंग इज व्हाट वी कैन डू फॉर प्रमोटिंग सॉफ्ट पावर? बुद्धिज्म, टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म वगैरह प्रमोट करेंगे, बाहर के लोग इंडिया में आए, अट्रैक्टिव बनाए उनके लिए अपील के थ्रू। ठीक है, एक आंसर आया थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट्स, वेरी गुड। line of credits is also an example of what? Soft power diplomacy। line of credit at cheap interest rate, पूरा लिखिएगा, cheap interest rate या फिर no interest rate। तो आपने सुना होगा मोदी जी बांग्लादेश गए, इतना बिलियन डॉलर प्लेज करके आए, श्रीलंका गए, इतना बिलियन डॉलर प्लेज करके आए। दैट इज व्हाट? लाइन ऑफ क्रेडिट टू दिस कंट्री। तो वो जो बिलियन डॉलर वो प्लेज करके आते हैं, वो एक दिन में नहीं देना होता बेटा, वो 4 साल 5 साल में देना होता है। ठीक है, वो लोग इंडिया के पास बहुत पैसा है नहीं, तो वो एक दिन में नहीं देना होता, वो 4-5 सालों में देता होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। और लाइन ऑफ क्रेडिट फ्री में नहीं जाता, लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट पर वो लोन देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी? तो ये सब कहानी जो यहां लिख रखी है, ये सब आप नॉर्मल अपने लॉजिक से भी लिख सकते हो। अभी देखा ना, डज एवरीवन रिमेंबर्स दिस नेम? 69th लिख लो, 69th पीटी। तो पीटी के मटेरियल को कैसे यूज करना है मेंस में, वो मैं बता रहा हूं अभी। व्हाट इज ऑपरेशन दोस्त? या व्हाट इज ऑपरेशन दोस्त, क्या है? अरे टर्की अर्थक्वेक क्या, हम लोग रिलीफ मटेरियल साथ में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स along with relief material are being sent to where? To Turkey, earthquake hit zones, सीरिया वगैरह में भी हम भेज रहे हैं। ठीक है, और यहां पर जो अर्थक्वेक आ रहा है वहां पर हम क्या कैरी आउट कर रहे हैं? रिलीफ वर्क। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? सॉफ्ट पावर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? सॉफ्ट पावर। इसके अलावा और सॉफ्ट पावर के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को मनाते हैं ना इंटरनेशनल योगा डे, पहले मनाया जाता था नहीं। तो आप अपने कट को यूज कर रहे हो, अपने इंडिया के कल्चर को एनहांस कर रहे हो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। एक चीज और लिख सकते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स, you know this? International Year for Millets. This 2023 is declared as what? International Year of Millets by whom? By UN। और किसके आग्रह पर डेवलप किया गया? इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ताकि ये 2023 को क्या डिक्लेयर किया जाए? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इंडिया का अगर वो सॉफ्ट पावर का क्लाउड नहीं रहता तो शायद ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो 2023 में डिक्लेयर हुआ है ये नहीं होता ना। कुछ चीजें मैंने आपको जो अभी पिछले 2 3 4 5 मिनट में बताई, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि पीटी की तैयारी और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड फॉर्म में होनी चाहिए इस तरीके से?
कि आप पीटी में जो इंफॉर्मेशन पढ़ते हो उसको मेंस में यूज कैसे करते हो. दैट इज ऑल अबाउट फ्यूजन, दैट इज ऑल अबाउट राइटिंग आंसर्स. ठीक है. कोई तैयारी ऐसे नहीं होती अलग अलग. इट्स इन सिंक. आई एम यूजिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट. आई एम यूजिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीलिम्स. आई एम यूजिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ पीटी. ठीक है. यही चीज मुझे आपको सिखानी है और कुछ नहीं करना है मुझे, ताकि आप किसी भी टॉपिक पर एक बहुत ही अच्छा आंसर लिख दो. और कुछ नहीं चाहिए मुझे. अगर आप पीटी का मटेरियल जो रटते हो ना उसको थोड़ा सा कंटेक्स्ट में लेकर दिमाग में डालो कि इसको मेंस में कहाँ यूज कर सकते हैं, आपको वो पीटी का मटेरियल हमेशा के लिए याद होगा. प्लस आपके मेंस में भी वो बाहर निकल कर आए. उससे ये दर्शाया जाता है, जब आप आंसर लिखते हो और एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ता है तो उसे पता होता है कि आप वेल एजुकेटेड हो. एजुकेशन मतलब अच्छे से सब कुछ पढ़ कर आए हो, करंट वाकिफ में आपका अच्छा है. यही तरीका भी होता है करंट को अच्छा करने का. तो आपने यहाँ पर देखा होगा एक दो एग्जांपल्स के अलावा बाकी सारे एग्जांपल्स हमने करंट से उठाए. ठीक है. So these are certain examples that India has been taken to in order to enhance its clouds with respect to soft power. Now, इंडिया का सॉफ्ट पावर का जो प्रमोशन है, बेसिकली जो ये डिप्लोमेसी का पार्ट है, ये कौन रोल प्ले करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे कुछ दूसरे कंट्रीज में, दूसरे कंट्री के जो कंसुलेट होते हैं, हमारे जो एम्बेसी होती है, वहां पर कुछ प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे. क्या अनलिमिटेड पैसा अलोकेट होता है किसी भी मिनिस्ट्री को? नहीं ना. तो दिस सॉफ्ट पावर प्रमोशन इज लिमिटेड बाय व्हाट? बजट एलोकेशन. ऑल्सो पैसा रहेगा तभी आप ये सारी चीजों को प्रमोट कर पाएंगे. जितना पैसा है उतना प्रमोशन. ठीक है. इसके अलावा आप क्या देखते हो कि जो हमारी मिनिस्ट्री वगैरह, ऑब्वियसली ये जो प्रमोशन करेगा उसके लिए आदमी चाहिए. तो मिनिस्ट्री में देयर इज व्हाट? लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, जो ये सब काम को क्या कर सके? प्रमोट कर सके. ठीक है. इसके अलावा देयर इज नो सच नेशनल पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ सॉफ्ट पावर, या फिर फॉरेन रिलेशन को किस तरीके से एनहांस करना है, इसके ऊपर कोई नेशनल पॉलिसी नहीं. ठीक है. कि ये कल्चरल रिलेशन को किस तरीके से एनहांस करना है. क्लियर है. उसके अलावा कुछ और इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी. वो उसमें आप क्या देखते हो कि उसमें सबसे ज्यादा जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जैसे विमेन अब्यूज के केसेस, चाइल्ड लेबर के केसेस, पॉल्यूशन में आपको दिखाया जाता है कि पूरे 100 सिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 51 सिटीज इंडिया में है जो पॉल्यूटेड है. तो ये सारे जो चीजें हो रही हैं इंडिया में, ये आपके इमेज को क्या करता है? खराब करता है. और एक बार जब आपका इमेज खराब होता है तो सॉफ्ट पावर का जो दबदबा है वो क्या होता है? घटता है. ठीक है. तो दिस डोमेस्टिक इश्यूज इंपैक्ट आवर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी. ओके. क्लियर है. एक और एग्जांपल आप क्या देखोगे? टूरिज्म. बुद्धिज्म का जन्म कहां हुआ? बुद्धिज्म को अगर देखा जाए तो जन्म कहां है? भारत में. स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम इंडिया. बट बुद्धिज्म से रिलेटेड टूरिज्म कहां सबसे ज्यादा जाता है? साउथ ईस्ट एशिया में. 100 रुपए अगर पूरे वर्ल्ड में है तो 70 रुपया कहां जाता है? टूरिज्म से रिलेटेड, बुद्धिस्ट टूरिज्म से रिलेटेड साउथ ईस्ट एशिया में. अपने पास कितना आता है? 1 रुपया. तो ये सब चीज क्या दर्शाता है? कि आपके पास पोटेंशियल है सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने का, बट आपका जो एफिशिएंसी लेवल है दैट इज नॉट अप टू द मार्क टू प्रमोट ऑल दीज थिंग्स. तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस, और इन्हीं चैलेंजेस को जब आप ठीक करोगे तो यू कैन बी ऑन ग्लोबल. आप क्या बन सकते हो? एक ग्लोबल पावर बन सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी. ठीक है. ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो कुछ भी? कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई समझ में नहीं आया हो? एनीवन? तो आई थिंक देयर आर 22 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. एक मुझे हटा दो तो देयर इज 21. अब मैं आपसे कुछ ऐसा काम करवाऊंगा, लिखिए इसको. आप सबके पास पीडीएफ है ये वाला? डू यू हैव दिस पीडीएफ? सभी के पास ये पीडीएफ है, हाँ या ना? कल ही भेजा था यार. नहीं? अरे कल मिला नहीं आप लोगों को? रुक जाओ फिर, रुक जाओ. गिव मी 1 मिनट. जस्ट गिव मी 1 मिनट.
अरे डीआई का क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को? हाँ, डीआई का भी क्वेश्चन नहीं मिला। अब मैं क्या करूंगा ना, क्लास में ही दे दूंगा आपको। चलो, अभी मिल गया सबको पीडीएफ? डीआई वाला भी ले लो यार, फिर बाद में मुझे बोलोगे डीआई वाला भी नहीं मिला। इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो डीआई वाला बाद की बात है। आईआर वाला पीडीएफ मिल गया सभी को? अब मिल गया सभी को? अभी भी नहीं मिला? भेज तो दिया यार। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई होप अब मिल गया होगा यार, अब तो नहीं हो सकता। सभी को मिल गया? डीआई का पीडीएफ सबको मिल गया? सॉरी, आईआर का पीडीएफ सबको मिल गया? 8:52 हो रहा है। यू हैव 18 मिनट्स। ओके, आपके पास 18 मिनट है। पीडीएफ खोलिए, पीडीएफ पढ़िए और 18 मिनट में आंसर लिखिए। ठीक है? टाइम इज स्टिल 9:10। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं सर? ऐसे मत करो, खाली पढ़ाओ। नहीं होगा सिलेक्शन खाली पढ़ाने से। ठीक है? लिखोगे नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा। ये लिख के रखो, लिखो ये क्वेश्चन को लिखो। ऑफलाइन क्लास होता तो लिखते ही ना, बस वही है। ऑफलाइन ही है, समझो। लिखो, पढ़ के लिखना, पढ़ के लिखो, फिर उसका पीडीएफ बनाओ और सेंड इट टू मी आफ्टर 18 मिनट्स। डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या डिसाइड करता है? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इज बेस्ड ऑन व्हाट? डिटर्मिनेंट्स का ये मतलब है। क्वेश्चन लिखिए, 18 मिनट का टाइम है आपके पास, 9:10। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को यहीं पर डिस्कस करेंगे, और जिनको अपना आंसर मुझे भेजना है आप भेज सकते हैं। ठीक है? 9:10, 16 मिनट का टाइम है। लिखो, पढ़कर लिखो। माई पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी को कुछ पूछना हो तो टाइप करके पूछ लेना, ठीक है? मैं पिन ड्रॉप साइलेंस।
Last 5 minutes. जिनका भी हो गया पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर है ही आपके स्क्रीन पर। ये रहा। इट्स योर चॉइस। ओके, नाम लिख दीजिएगा जरूर, क्योंकि फिर पीडीएफ आपको दोबारा भेजना भी है ना मुझे। अपने नेम से पीडीएफ को सेव करके मुझे भेज दीजिए। लास्ट 2 मिनट्स। अरे इतना लंबा चौड़ा पेस्ट करोगे, नहीं पढ़ पाऊंगा इसमें। ये छोटा सा विंडो होता है और ये गायब भी हो जाएगा, डिलीट हो जाएंगे सारे मैसेजेस। आप भेजो, पीडीएफ बना के भेजो मेरे को। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। नहीं पढ़ पाऊंगा ना यार, स्क्रॉल करते करते नहीं पढ़ पाऊंगा। सर कहाँ भेजना है? अच्छा, सबका हो गया कंप्लीट? ऑब्वियसली इट्स टाइम 9-10, 1 मिनट और है, उसके बाद बता देते हैं कहाँ भेजना है। टेबल चेयर पर बैठ के क्लास करना अगली बार से, ठीक है? अगर है रूम पे लगा हुआ तो टेबल चेयर पर आराम से फिर लिखने में सही रहेगा, क्योंकि आपको वहां पर टेबल चेयर पर लिखना है ना। जो जिस कंडीशन में वहां पर लिखना है उसी कंडीशन में लिखिए। चलिए, इट्स टाइम नाउ। हाउ टू सबमिट? हम सबको पीडीएफ बनाने आता है ना?
हम सबको पीडीएफ बनाने आता है ना, पीडीएफ स्कैनर ले लो या कैम स्कैनर ले लो, उससे पीडीएफ बन जाता है, डायरेक्ट फोटो खींचना है और पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाकर इस नंबर पर भेज देना है और साथ में नाम जरूर लिख देना कि किसका है। पता चला किसी का पीडीएफ कहीं चला गया, किसी और को सेंड हो गया, ठीक है। जिनको भी इवेल्युएट कराना है प्लीज आप लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। तो जो भी क्लास में होंगे मेंस की क्लास में, उन सबका इवेल्युएशन होगा, मैं खुद करूंगा। क्लियर है? हो गया सबका कंप्लीट? एक आया है मेरे पास अभी तक, साक्षी का आया है मेरे पास, साक्षी ने भेजा है। चल, लेट्स गो फॉर मॉडल आंसर। स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल आंसर, जस्ट चेक इट कि आपने के स्ट्रक्चर में वो सारी चीजें मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो इट स्टार्ट विथ व्हाट? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। अब देखो, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में ना ही कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है और ना ही कोई आपका रीसेंट कंटेक्स्ट रहता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, डेफिनेशन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन कहाँ है? पहले ही पैराग्राफ में मैंने आपको लिख कर दिया था। डेफिनेशन क्या होता है? थ्रू मीन्स ऑफ अपील एंड थ्रू अट्रैक्शन थ्रू नॉन कोरेसिव मेजर्स, हमें क्या करना है? दूसरों को परसुएड करना है। आई होप सबने डेफिनेशन लिखा होगा। कोई ऐसा है जिसने डेफिनेशन नहीं लिखा हो? सभी ने डेफिनेशन ही लिखा होगा, क्योंकि एक कंटेक्स्ट और हिस्ट्री में क्या लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर का जो अगला पार्ट होता है, जो बॉडी में पूछ रखा है, तो डेफिनेशन 2 लाइन में खत्म। उसके बाद स्ट्रक्चर का दूसरा है क्या? डिटर्मिनेंट्स। तो आप यहां लिखेंगे, देखो यहां लिखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। आई होप आप सबने लिखा होगा और बखूबी आपने इसको अंडरलाइन किया होगा। किया ये? डिड यू डू दिस? कोई बात नहीं, जैसा लिखे हो उससे कोई घबराना नहीं है। गलत नहीं लिखोगे तो सही कब लिखोगे? अगर अभी गलत नहीं करोगे तो कब गलत करोगे? एग्जाम में जाकर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी डिपेंड्स। तो आप क्या लिख सकते हो डिटर्मिनेंट्स में? कल्चरल रिलेशंस, है ना। फिर उसके अलावा और क्या लिख सकते हो? डायस्पोरा का रोल, ठीक है। उसके अलावा क्या लिख सकते हो? आपका एज अ रोल एट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, क्या बाकी कंट्रीज आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अभी मैं फिर से बता दूंगा कहां भेजना है। तो डिटर्मिनेंट्स में बेसिकली हम इंडिया से रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट्स है, आप ये सारी चीजों को लिख सकते हो। कल्चरल एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है। मीडिया एंड सिनेमा का एक्सचेंजेस, ठीक है। एजुकेशन एंड नॉलेज, अब हमारे लोग दूसरे जगह पढ़ने जाते हैं, वहां के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। और उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस का एक्सचेंज होता है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस दूसरे जगह पर जाते हैं, पार्लियामेंट में जाकर देखते हैं चीजों को, सीखते हैं कैसे करते हैं। तो दीज ऑल आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्हाट? सॉफ्ट पावर, कि किस तरीके से सॉफ्ट पावर डिटरमाइन होता है आपका, ठीक है। तो क्लाउट बढ़ाना, परसुएशन बढ़ाना, परसुएशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इन सारी चीजों को लेकर। तो ये आपका पार्ट होता कहां? डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो इस पर कम से कम आपको 2 लाइन और कम से कम 1 पेज के अराउंड आंसर लिखना था डिटर्मिनेंट्स पर। 9-10 डिटर्मिनेंट्स ऊपर पर दे रखे हैं बेटा, ये सब क्या है? डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट वाज, अगला जो सेक्शन हमारा आंसर का होता, आप यहां पर कर दे, हार्ड पावर वर्सेस सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर वर्सेस सॉफ्ट पावर। और बेटा एक चीज और ध्यान रखना, अगर मान लो कभी भी एग्जाम में डिफरेंस लिखने के लिए आ गया, तो हमेशा आप हमेशा कॉलम बनाकर डिफरेंस लिखोगे। तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के बीच में डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, तो आप ये सारी बातें वहां पर लिख सकते हो वापस से, ठीक है। कि मिलिट्री क्लाउड नहीं यूज करना है, इकोनॉमिक क्लाउड यूज नहीं करना है, ड्यूरेशन जो होता है हार्ड पावर का वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। और वो बेसिकली आपके कल्चर को भी बताता है ना।
तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट, दिस आंसर। आई होप मैक्सिमम लोगों ने इसी लाइन पर आंसर लिखा होगा, ठीक है, मोर और लेस इसी लाइन पर आंसर हमें लिखना है। अब इसमें जो होता है, सर सभी ने सेम आंसर लिख दिया तो सभी को सेम मार्क्स कैसे मिलेगा? लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, ठीक है, हैंड राइटिंग। देखो कहीं लिखा नहीं होता कि हैंड राइटिंग पर मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट अच्छा हैंड राइटिंग आपके स्कोर में 0.5 to 1 मार्क्स का एडिशन कर ही देता है, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है। तो इस लाइन पर मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन द आंसर। नेक्स्ट, किसी ने पूछा कि सर कहां भेजना है? ये नंबर दिख रहा है आपको सबको स्लाइड में, अभी के अभी बोलो सबको दिख रहा है ये नंबर? बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्लास के में याद रखना। सबको ये नंबर दिख रहा है, फोन नंबर, हाँ या ना? पीडीएफ बनाना है, यही भेजना है। जो भी क्लास करोगे, जो भी आंसर्स आपको भेजना है मेरे पास, ठीक है, जो भी मैं क्लास में पूछूंगा सब यही भेजना है, ठीक है, आपको चेक होकर वो मिल जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से क्लासेस चलेंगी, क्या अब दिमाग में क्लियर है? कल तो बस खाली क्लास के बारे में देखा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब दिमाग में क्लियर है किस तरीके। आज तो थोड़ा स्लो था, एक ही टॉपिक कर पाए, आगे से 2-3 टॉपिक्स हम करेंगे। किस तरीके से क्लास चलेगी आपकी मेंस की, क्या ये क्लियर है? आज स्लो था टॉपिक इसलिए एक ही हुआ, ठीक है, अब धीरे धीरे इसको एक्सेलरेट करेंगे। अब डे 1 में एक्सेलरेट करेंगे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, ठीक है। सर जो पीडीएफ भेजा आपने वो गायब हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, वो दोबारा भी मिलेगा, दोबारा आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपके व्हाट्सएप इनबॉक्स में डिलीवर होगा, अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करना, एक काम बस यही करना कि आपने फॉर्म भरा होगा ना, नंबर जरूर सेव कर लेना, जिस नंबर से आपको वो लिंक का मैसेज आया ना। सभी को लिंक का मैसेज आया था आज, ये बताओ? लिंक का मैसेज सभी को आया था? उस नंबर को बस खाली सेव कर लेना किसी भी नाम से, अगर नंबर सेव नहीं करोगे पीडीएफ मिस हो जाएगा, ठीक है। जिस नंबर से लिंक आया था उस नंबर को सेव कर लो इम्तिहान के नाम से, ठीक है, या जिस नाम से सेव करना हो कर लो। वो सेव नहीं करोगे तो, क्योंकि इस बार हमने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया, इस बार हमने अनाउंसमेंट ग्रुप बनाया है, और अनाउंसमेंट ग्रुप में अगर आप नंबर नहीं सेव करोगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल जाएगा, इस वीक ग्रुप में जाएगा और इस वीक के बाद से इंडिविजुअली सबको जाएगा अकाउंट में, तो कोई ग्रुप नहीं है। अनाउंसमेंट सेक्शन में सबका नाम डाला हुआ है, कौन सा नंबर है जस्ट 1 मिनट मुझे चेक कर लेने दो किस नंबर से उन्होंने भेजा है। कौन सा नंबर है भाई? हाँ, 7482911311, इसी नंबर से मैसेज आया होगा, 7482911311, इसी नंबर से आया ना मैसेज, इसी को सेव करना है इम्तिहान के नाम से, कर लीजिए, मतलब किसी भी नाम से, मेरे दिमाग बार बार इम्तिहान आ रहा है, और इसी से लिंक भी जाएगा आपको। अगर नहीं सेव करोगे तो बेटर मिस हो जाएगा, फिर आपको डेली मांगना होगा पीडीएफ। तो हमने सोचा है कि एक बार सब कुछ स्मूथ लाइन करें आपके लिए, और क्लासेस ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपको लिखना ही है मेरे सामने, ठीक है? आप लोग बाद में नहीं लिखते हो कुछ भी, मैंने देखा पिछली बार मेंस में किसी ने लास्ट में किसी ने भी आंसर नहीं लिखा। हाँ, नंबर इज 74, नंबर इज 74829 74829 11311, लिख देता हूं यार, 74829 11311। हाँ हाँ, मैं पीडीएफ तो सुनो, ये नंबर से लिंक मिलेगा, इस नंबर से ना जो मैंने अभी लिखा, दिस इज फॉर लिंक, लिख दे रहा हूं, फॉर लिंक। आपने जो आंसर लिखा है, आपको आंसर इस नंबर पर भेजना है, ठीक है। आंसर शुड बी सेंट ऑन दिस नंबर, आंसर सेंट,
एक क्वेश्चन आया है, सर व्हेनेवर आई रीड पीडीएफ, मुझे वो पीडीएफ के वर्ड्स याद नहीं आ रहे, वो अपने वर्ड में लिखना है बेटा, मॉरल ऑफ द स्टोरी वही रहना चाहिए, कहानी वो रहनी चाहिए, जज्बा वही रहना चाहिए, ठीक है। वर्ड्स तो अपने ही यूज करोगे, रट के थोड़ी लिखना है, यही सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा आपको। हाँ? ये एसेंस समझ कर लिखना है इन सारी चीजों को, कितना रटोगे। सर आप इवैल्यूएट करके, हाँ बिल्कुल, आपका पेपर किस लिए मंगाया है, ऐसे फ्री में मंगा लिया देखने के लिए, क्या लिखे नहीं लिखे, ना ना ना, आई विल इवैल्यूएट इट एंड आई विल गिव इट बैक टू यू, ठीक है। नंबर नहीं चढ़ता उस पर, क्या गलतियां हैं, क्या स्कोप है सुधरने का, वो डालता हूं, ठीक है। कि आपका लैंग्वेज में दिक्कत है, ग्रामर में मिस्टेक है, अंडरलाइन नहीं किया, कोई पॉइंट्स मिस कर गए, या फिर और स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, हैंडराइटिंग का क्या है, ये सारी चीजें आपको करके देता हूं। स्ट्रक्चरिंग में पहले क्या लिखना था, बाद में क्या लिखना है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। इवैल्यूएशन में मार्क्स क्या ही करोगे, इतना कर लोगे मार्क्स अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर इवैल्यूएशन है। तो यू स्टिल हैव टाइम, जिनको लगता है 1 घंटे बाद भी, जिनको लगता है कि भेज देना चाहिए आंसर, तो भेज देना, ठीक है। बट क्लास का आंसर क्लास में ही लिखना है, क्लास में ही पीडीएफ बनाना है और भेजना है, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं, 1 घंटे में भेज देना, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आज थोड़ा स्लो था, आपको बस खाली ये दिखाना था कि किस तरीके से क्लास चलेगी हमारी, इसी तरीके से चलेगी, और डेली एक क्वेश्चन मिनिमम कोशिश करेंगे लिख लेने का। थोड़ा सा बीच में हो सकता है कि ज्यादा टॉपिक्स कवर करना हो तो एक आध दिन क्वेश्चंस ना भी लिखें, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, वो सारी चीजें फिर जो है वीकेंड पर किसी दिन कवर कर ली जाएगी, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नंबर सेव कर लेना, और इस पर आंसर सेंड करना है 6201106379, आंसर सेंड, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना हो, आईआर में किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ फीडबैक देना हो कि सर ऐसे पढ़ाइए, आई एम ओपन फॉर फीडबैक, इतना ध्यान रखना, जो बोलना है मुंह पे बोल दो, तभी तो आप अच्छा हो पाएगा ना आप लोगों के लिए। एनी फीडबैक फॉर मी, सही तरीका है पढ़ाने का, ऐसे ही चलेंगे हम। डीआई में भी मैंने पूछा और यहाँ पर भी मैं पूछ रहा हूँ, बाद में बीच में मत बोलना सर ऐसे बदल लो ऐसे बदल लो, शुरू में जो डिसाइड हो गया सो हो गया, ठीक है, ये सही है, ठीक। तो नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कोशिश तो यही है यार, आई ट्राई माई बेस्ट, जहां से जो हो सकता है सब आपको दूं, और आप पढ़ें, आप आंसर लिखें और सिलेक्शन करवाएं, ठीक है। सो आज कल से वी विल गो फुल फ्लेजेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डीआई बना लेना, डीआई वाला पीडीएफ मिल जाएगा आपको, सभी को मिल गया होगा, मैंने भेजा था, जिनको नहीं मिला अभी पीडीएफ मिल जाएगा डीआई वाला, डीआई भी बना लेना, डेली बनाना है, ठीक है, डेली बेसिस पे बनाना है, पेंडिंग कुछ मत छोड़ना, आज का क्वेश्चन कल मत लिखना, पेंडिंग मत छोड़ना, नहीं तो बाद में बहुत सारा खाली पेंडिंग मत जाएगा। सर 2 घंटे क्लास में सिलेबस पूरा हो जाएगा, अरे पिछले बार भी बच्चों ने पूछा था, 15 दिन पहले सिलेबस होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, देखो तो अभी, अभी तो इंटेंसिटी हम पहुंचे ही नहीं वहां तक, 10 दिन 15 दिन क्लास देखो और उसके बाद आप भूलने लगोगे कि पीछे टॉपिक क्या पढ़ा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, लीव इट ऑन मी, ओके बेटा। चलो, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय एवरीवन।